नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हर बार की तरह हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नए अंक के साथ। किसान भाइयों, खरीफ की मौसम की शुरुआत हो चुकी है। खरीफ की फसलों की तैयारियां आप लोग करने लगे हैं। काम होता है तो जोखिम भी होता है। जोखिम की क्षतिपूर्ति कैसे हो? बिल्कुल हो सकती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। क्या है फसल बीमा योजना और किस तरह काम करता है, इसी विषय पर आज हमने चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है। हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हमसे बात करेंगे। वो हैं पुष्कर प्रियदर्शी, क्षेत्रीय प्रबंधक हैं AIC भोपाल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और कैसे लागू हुई है, क्या काम है इसका? जैसा कि आपने कहा, भारतीय कृषि में जोखिम बहुत अधिक है। भारतीय कृषि संभवतः सबसे अधिक जोखिम वाला व्यवसाय है। हर साल प्राकृतिक आपदाएं होते रहती हैं जिनसे हमारी फसलों को, किसानों की फसलों की नुकसान होती है। इससे किसानों के आर्थिक क्षति का भी सामना करना पड़ता है। इसी आर्थिक क्षति से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की लिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। मध्य प्रदेश में यह योजना 2016 से लागू है और वर्तमान खरीफ 2022 मौसम में भी यह योजना लागू है। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के 4 जिले देवास, सीहोर, इंदौर और भोपाल में यह योजना रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा, जबकि अन्य शेष 48 जिलों में इस योजना का कार्यान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जा रहा है। जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि बीमा कंपनियों द्वारा इसका पूरा काम किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा में योजना में अगर कोई शामिल होना चाहते हैं किसान भाई, तो कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? राज्य सरकार की अधिसूचना में अधिसूचित क्षेत्र और अधिसूचित फसलों की सूची दी जाती है और लगभग राज्य के सभी महत्वपूर्ण और प्रमुख फसलों को इसमें शामिल किया जाता है। अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले समस्त किसान बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं, चाहे वो बटाईदार किसान हों, काश्तकार हों, लघु सीमांत या बड़े किसान हों या ऋणी अथवा अऋणी किसान, कोई भी किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी, आपने ऋणी अऋणी की बात कही है, तो क्या ये स्वैच्छिक किसान भी इसमें ले सकते हैं? योजना सभी किसानों के लिए पूर्णतः स्वैच्छिक है। अच्छा। लेकिन ऋणी किसानों के लिए अगर जो योजना में से पृथक होना चाहते हैं, एक ऑप्ट आउट फॉर्म भरकर अपने संबंधित बैंक में जमा करना होता है। अन्य शेष ऋणी किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य है और यह बैंक सहकारी समितियों का दायित्व है कि सभी ऋणी कृषकों का अनिवार्य रूप से बीमा करें। गैर ऋणी किसान भी चाहे तो स्वैच्छिक रूप से बीमा में भाग ले सकते हैं। जी, मतलब हमारे किसान भाई चाहें तो अपनी स्वेच्छा के अनुसार इसमें भाग ले सकते हैं और इसे चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। जी, अगर आप देख रहे हैं कि 2022 में खरीफ की फसल की बुआई शुरू हो गई है, तो फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि क्या है? खरीफ मौसम में फसल बीमा के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है। किसान भाइयों याद रखें, 31 जुलाई तक अपना बीमा सुनिश्चित करें। गैर ऋणी किसान किसी भी निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या जिस बैंक शाखा में उनका बचत खाता हो, आवश्यक दस्तावेज, प्रस्ताव पत्र और प्रीमियम की राशि जमा कर अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। ऋणी किसानों के लिए यह भूमिका उनके संबंधित बैंकों की है कि भारत सरकार के नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल pmfi.gov.in पर किसानों की जानकारी दर्ज कर प्रीमियम प्रेषित कर किसानों का बीमा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमारे किसान भाई अपने बैंकों में जाकर अपना बीमा करा सकते हैं, फसल का बीमा करा सकते हैं। अगर हम बात करें गैर ऋणी कृषक है जो, वो किस तरीके के दस्तावेज पेश कर सकते हैं इसमें? यह योजना बहुत ही सिंपल है और कॉमन दस्तावेज रखे गए हैं। योजना के लिए आधार आवश्यक है, आधार संख्या, एक घोषणा पत्र जिसमें किसान की व्यक्तिगत और फसल की जानकारी दी जाती है, सेविंग बैंक खाता और IFSC कोड की जानकारी आवश्यक होती है। इसके अलावा भू अधिकार लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट की कॉपी उन्हें प्रस्तुत करनी होती है। एक और आवश्यकता होती है, कृषि या राजस्व विभाग द्वारा
फसल रोपनी की एक सर्टिफिकेट दी जाती है, अच्छा। क्रॉप सोन सर्टिफिकेट, ये भी किसानों को सबमिट करना होता है। जी, तो ये कुछ ज़रूरी दस्तावेज हैं जो अभी हमें सर ने बताए हैं। आप उन्हें ले जाकर बैंक लेकर जाएं तो आपका वहाँ पर फसल बीमा योजना में आपका नाम हो सकता है। बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, बीमा कंपनी के अधिकृत मध्यस्थ या सीधे वे भारत सरकार के पोर्टल पर भी अपना बीमा करवा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि सीधे भारत सरकार के पोर्टल पर भी आप फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। बात कर रहे हैं हम फसल बीमा योजना की कर रहे हैं, तो अगर प्रीमियम देना हो तो कितना प्रीमियम आएगा और बीमित राशि कितनी होगी उसकी? प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा हर एक फसल के लिए वित्तमान या स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित किया जाता है। किसान के घोषित रकबे में उस फसल के स्केल ऑफ फाइनेंस के गुना करने पर किसान की फसलवार बीमित राशि की गणना की जाती है और प्रीमियम की राशि किसानों द्वारा देय प्रीमियम की राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, जो कि खरीफ में तिलहन और खाद्यान्न फसलों के लिए बीमित राशि का 2% या वास्तविक प्रीमियम दर जो भी कम हो, जबकि रबी में बीमित राशि का 1.5% या वास्तविक प्रीमियम दर जो भी कम हो किसानों को देना होता है जी। परंतु बागवानी, वार्षिक बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए प्रीमियम की राशि, देय प्रीमियम की राशि 5% है। 5% या वास्तविक प्रीमियम दर जो भी कम हो देना होगा। आपने प्रीमियम की जानकारी हमारे किसान भाइयों को दे दी, लेकिन आप ये बताएं हमारे किसान भाइयों को कि खरीफ फसल की जो 2022 का है, 22-23 का है, इसमें कौन कौन सी फसल को इसमें शामिल किया गया है? फसल बीमा में सभी खाद्यान्न फसलें, तिलहन, दलहन, मिलेट्स, वार्षिक बागवानी और वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया जाता है। मध्य प्रदेश की बीमित फसलें हैं सोयाबीन, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंगफली, उड़द, मूंग। जबकि रबी में हमारी फसलें हैं, बीमित फसलें हैं गेहूं, चना, मसूर और राई सरसों। आपने ये फसलों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। सर, अगर हम बात करें कि जोखिम की बात करें कि तो ऐसे कौन कौन से जोखिम हैं कि जिनको कवरेज किया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में? 2 तरह के आवरण हैं, एक तो क्षेत्र आधारित और दूसरे व्यक्तिगत या स्थानीय आपदा। क्षेत्र आधारित में 3 तरह की आवरण हैं। एक स्विंग फेल्यूर, अगर बहुत अधिक बारिश, बहुत कम बारिश या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण किसान अपनी फसलों की बुआई नहीं कर पाते हैं या बुआई असफल हो जाती है, तो किसानों को बीमित राशि का 25% तक दावा देय होता है जी। इसके अलावा मौसम के दौरान अगर ये लगता है कि सामान्य उपज के 50% से भी कम उपज होगी, तो किसानों को मौसम के दौरान तात्कालिक सहायता उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है। इसमें संभावित दावों का 25% किसानों को दावा दिया जाता है और मौसम की समाप्ति के पश्चात उपज आधारित दावा भी देय होता है। ये मूल कवर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को मौसम समाप्ति के पश्चात फसल के हर एक क्षेत्र में हर एक फसल का उपज दिया जाता है, वास्तविक उपज और गारंटीड उपज। अगर वास्तविक मौसम में वास्तविक उपज गारंटीड उपज से कम होती है तो जो भी नुकसान होता है किसानों को उसी अनुपात में दावा देय होता है। बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ व्यक्तिगत आधार पर, अगर क्षेत्र आधार पर जो होता है वो उसमें सभी किसानों को दावा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी जोखिम हैं जो किसी खास किसान के खेत में ही हो सकता है, लिमिटेड क्षेत्र में होता है, स्थानीय आपदा जिसे कहते हैं, जैसे ओलावृष्टि, लैंडस्लाइड, भूस्खलन, जल प्लावन, इनके से अगर होती है कोई नुकसान होता है तो किसान घटना के या आपदा के 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देते हैं। बीमा कंपनी या जिला स्तरीय समिति द्वारा नुकसान का जायजा लिया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है और किसानों को बीमा का दावा का भुगतान किया जाता है। एक और कवर है, मौसम समाप्ति के पश्चात फसल कटाई जब करते हैं तो बहुत सारे फसलों में व्यवस्था है कि किसान कटाई के उपरांत सूखने के लिए छोड़ते हैं। किसान खेतों में फसलों को बिछाकर
फैलाकर छोड़ देते हैं ताकि सूखे हार्वेस्टिंग के पहले। इस हार्वेस्टिंग के पहले सुखाने के लिए जो व्यवस्था है, उस समय भी अगर असामयिक बरसात, चक्रवात या चक्रवातीय वर्षा से या ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होता है, इसकी भरपाई की जाने की व्यवस्था है। जी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है। हम फसल बीमा योजना के बारे में आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन लेते हैं बस एक छोटा सा अंतराल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार
किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन में और हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। सर, हम चर्चा कर रहे थे कि विभिन्न तरह के कवरेज इसमें किए जाते हैं, तो अगर कोई जोखिम होता है तो किस प्रक्रिया के तहत हमारे किसान भाइयों को उनको जोखिम दिया जाता है? स्थानीय आपदाओं या व्यक्तिगत क्षति की स्थिति में जैसे मैंने बताया, स्थानीय आपदाओं के लिए ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से आग लगना या जल भराव से अगर खड़ी फसलों को नुकसान होता है तो किसान भाई बीमा कंपनी को 72 घंटे के अंदर इसकी सूचना दें ताकि उनका सर्वेक्षण किया जा सके और सर्वेक्षण के पश्चात उनका दावा का भुगतान किया जाता है। सर, हम जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे, कई बार असंतुष्टि होती है कि उन्हें सही समय पे मुआवजा नहीं मिला है, हमें सही प्रक्रिया नहीं हो पाई है, तो उसके बारे में आप कैसे बताना चाहेंगे किसान भाइयों को? हर एक बीमा कंपनी के लिए जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तर पर हमारे प्रतिनिधि होते हैं, उनसे मिलकर या हमारे कार्यालय में आकर या हमारे टोल फ्री नंबर 1800-233-7115 या हमारे ईमेल आईडी ro.bhopal@aicfindia.com पर हमें संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर बता दें सर। 1800-233-7115 जी, और ईमेल एड्रेस ro.bhopal@aicfindia.com। जी बिल्कुल सर, आपने बताया कि प्राकृतिक जोखिम में तो हमें मिलता ही है हमारे किसान भाइयों को मुआवजा, क्या व्यक्तिगत क्षति होती है तो क्या उसमें भी मुआवजा मिलता है? जी हाँ जी, व्यक्तिगत क्षति 2 स्थिति में होती है जी। या तो खड़ी फसल के दौरान जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन होती है या फसल कटाई के उपरांत सूखने के पहले जी, ये ओलावृष्टि, बेमौसमी बरसात, चक्रवात या चक्रवातीय बरसात से नुकसान होती है तो उसका सर्वेक्षण करके दावा का भुगतान किया जाता है। जी बिल्कुल। हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान भाई अभी खरीफ मौसम में 31 जुलाई तक अपने फसलों का बीमा अवश्य कराएं और मैं संबंधित बैंकों से भी जो केसीसी लोन देते हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अंतिम दिन का इंतजार ना करें, 31 जुलाई के पहले अपने सभी किसानों, पात्र किसानों का बीमा अवश्य करवाएं। सर, आपने जो हमें इतनी सारी जानकारी दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, तो बात आती है सीधे सीधे पैसों की, तो किस तरह से हमारे किसान भाइयों को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान होता है? योजना के नियमानुसार देय दावा का भुगतान किसानों के खाते में सीधे किया जाता है। खरीफ 2020 और अभी 2020 के दावों का भुगतान अभी फरवरी 2022 में किया गया, जिसके तहत लगभग 50 लाख बीमा पॉलिसियों में 7,600 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खाते में किया गया है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वो लाभ लें। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी कार्यक्रम में वक्त है खबरें खेती जानने का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। केसीसी आवेदन जल्द निपटाने के निर्देश, प्रो ट्रे प्रशिक्षण, ड्रैगन फ्रूट का बढ़ेगा रकबा और डिजिटल कृषि को बढ़ावा। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त विभाग ने किसान क्रेडिट योजना के सभी लंबित आवेदन जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश बैंकों को दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रही थीं। उन्होंने बैंकों को केसीसी के साथ साथ पशुपालन, मछली पकड़ने वाले सभी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ साथ पशुपालन, डेयरी और मछली पालन
क्षेत्र में भी जारी केसीसी की प्रगति की समीक्षा की गई। सरकार द्वारा अधिक से अधिक किसानों तक किसान क्रेडिट योजना का लाभ पहुंचाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के ऋण प्रोत्साहन के साथ करीब 2.5 करोड़ किसानों के लिए विशेष केसीसी अभियान की शुरुआत की गई है। 1 जुलाई 2022 तक करीब 3.25 करोड़ किसानों तक इसका लाभ पहुंचा। इसमें पशुपालन, मछली पालन और डेयरी के कार्य में लगे किसान भी शामिल थे। राजगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा सब्जियों और फूलों की उत्तम गुणवत्ता युक्त पौध तैयार करने के लिए प्रो ट्रे तकनीक के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। विशेष रूप से महिला कृषकों के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने विस्तार से प्रो ट्रे विधि के बारे में बताया। ट्रे में वर्मी कंपोस्ट भरना और फिर बीजों की बुआई का तरीका तथा झारे से सिंचाई के तरीके के बारे में बताया गया। प्रो ट्रे तकनीक प्लास्टिक की ट्रे में नर्सरी में तैयार करने की विधि है। इसमें मिट्टी के स्थान पर कंपोस्ट खाद या गोबर खाद में कोकोपिट और वर्मिकुलाइट का मिश्रण डाला जाता है। इस प्रकार की नर्सरी में पौधों को मिट्टी से होने वाले रोगों का खतरा नहीं रहता। राजगढ़ में हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में पौधों पर उर्वरकों का छिड़काव करने, उन्हें बरसात से बचाने और आदि के बारे में प्रयोग करने के लिए बताया गया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शालिनी चक्रवर्ती ने बताया कि प्रो ट्रे तकनीक द्वारा महिला किसान घर पर ही गुणवत्तापूर्ण पौध तैयार कर सकती हैं। इससे साल भर उन्हें ताज़ी और पौष्टिक सब्जियां मिल सकती हैं। साथ ही व्यावसायिक स्तर पर भी इसका प्रयोग कर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकती हैं। इस अवसर पर महिलाओं को अदरक, हल्दी के बीज सहित मिनी किट बीज भी वितरित किए गए। देखने में कुछ अजीब सा लगने वाला ड्रैगन फ्रूट या कमलम पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यही कारण है कि विदेशी बाजारों में ही नहीं बल्कि भारत में भी इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। सरकार भी अब ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों दिल्ली में ड्रैगन फ्रूट की खेती पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ड्रैगन फ्रूट की खेती का रकबा बढ़ाने, उसका उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, विपणन और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने कहा कि ड्रैगन फ्रूट का रकबा बढ़ाने के लिए सभी राज्यों को सहयोग करना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट की खास बात यह है कि इसकी खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आसानी से की जा सकती है। इसकी खेती के लिए तेज धूप की भी जरूरत नहीं रहती। बलुई, दोमट या रेतीली मिट्टी में भी आसानी से उगाया जा सकता है। खेतों की अच्छी जुताई कर जमीन को पूरी तरह खरपतवार से मुक्त कर ही इसकी खेती शुरू करनी चाहिए। इसे बीजों से अथवा कटिंग के माध्यम से उगाया जा सकता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती में पौधे के बेहतर विकास के लिए जैविक खाद उत्तम मानी जाती है। इससे पौधों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। 1 साल में यह पौधे फल देने लग जाते हैं। किसान भाइयों, पिछले दिनों नई दिल्ली में डिजिटल कृषि में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशेषज्ञों ने आधुनिक तकनीक को शामिल करते हुए डिजिटल कृषि के बारे में बताया। डिजिटल कृषि क्षेत्र में तेजी से बदलाव ला रही है। देश भर से आए विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने प्रदेश में डिजिटल कृषि से होने वाले बदलाव के बारे में बताया। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम केसरी ने मध्य प्रदेश की प्रगति के बारे में बताते हुए कृषि में प्रौद्योगिकी लेन के लिए एक रूपरेखा की आवश्यकता पर बल दिया। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी हमने बात की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। आप अपनी खरीफ की फसल बहुत अच्छे से बुआई कीजिए, लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा कि फसल बीमा योजना करवाना है। आपके साथ भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार है और आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।